1927 में भीमराव अंबेडकर ने एक जनसभा में जोरदार भाषण देते हुए कहा कि ये बात सिर्फ पानी की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान की है। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ के साथ चवदार टैंक पहुंचकर उन्होंने वहां से पानी पिया। इससे गांव के तथाकथित ऊंची जाति के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने लाठी डंडों से कई दलितों को वहां पीटा। इस घटना ने देश भर में सुर्खियां बटोरी और दलित आंदोलन की आग भड़क उठी। इस घटना के बाद अंबेडकर महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में जनसभाएं कर ऊंची जातियों की श्रेष्ठता पर सवाल खड़े करके दलितों को एकजुट करने लगे। एक सभा के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को ये कहते हुए जला दिया कि ये दलितों के साथ सदियों से होते आए भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। अंबेडकर के इस कदम ने भारतीय समाज को अंदर से झकझोर कर रख दिया। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यही रुकने वाले नहीं थे। साल 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, जिसके चलते लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की अलग सीटें थी और उन पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यही रास्ता अपनाना होगा। इसलिए साल 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने साइमन कमीशन के सामने मांग रखी कि दलित समाज को कुछ सीटों पर सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलना चाहिए, जिसमें सिर्फ दलितों को उनका नेता चुनने का अधिकार मिले। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। साइमन कमीशन के खिलाफ उस वक्त देश भर में पहले से ही विरोध हो रहा था, लेकिन अंबेडकर फिर भी इसके पक्ष में काम कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ भी रोष भड़क उठा और उन्हें एक नेशनलिस्ट लीडर के बजाय सिर्फ दलितों के नेता के रूप में देखा जाने लगा। अंबेडकर भी अपनी इमेज की परवाह किए बिना अपने काम में लगे रहे। जब उन्हें लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने जातिवाद से तंग आकर 1929 में जलगांव की एक सभा में मंच से खड़े होकर ऐलान किया, अब ज्यादा दिन तक हिंदू बनकर इस समाज में नहीं रहा जा सकता। हमें अगर इस गरीबी और दुर्दशा से बाहर निकलना है तो कोई दूसरा धर्म अपनाना ही होगा। उनकी स्पीच से ऐसा असर हुआ कि कई महारों ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बीच साल 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसका भी समर्थन कर रहे थे। इसके बाद 1930 में ही लंदन में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अंबेडकर भी शामिल हुए। पहली बार इतने बड़े मंच पर दलितों की आवाज बनकर उनकी ही जाति से निकला कोई शख्स उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। देश में उस वक्त तक जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेता गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे। गांधी जी के बुलावे पर डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे पहली बार 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में मुलाकात की। महात्मा गांधी ने उनसे कहा, मुझे पता चला है कि आपको मुझसे कई शिकायतें हैं। इस पर अंबेडकर बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं करेगा। मैं इस भूमि को अपनी मातृभूमि और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूँ जहाँ हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बिहेव किया जाता है, जहाँ हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। इस पर महात्मा गांधी बड़े ही रूखे अंदाज में बोले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब से ही दलितों के साथ हो रहे भेदभाव और उनके अधिकारों के बारे में सोचता रहा हूँ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आप मुझे तब भी उनका हितैषी नहीं मानते हैं। गांधी जी ने आगे कहा, मुझे इसे कांग्रेस के मंच का हिस्सा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े। कांग्रेस ने दलित के सुधार पर कम से कम 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। अंबेडकर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गांधी जी, फिर तो ये पैसा बेकार गया, क्योंकि इससे दलितों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस तरह पहली ही मुलाकात से देश के दोनों बड़े नेताओं के बीच तनातनी की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी वही नेता थे जिन्होंने दलितों को हरिजन का टाइटल दिया था, जिसका मतलब भगवान का सेवक होता है। गांधी जी ने इस शब्द का यूज करके सोसाइटी से दलितों के प्रति भेदभाव को दूर करने और उन्हें समाज में इक्वलिटी दिलाने का प्रयास किया था। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि दलितों के अधिकार के लिए कांग्रेस या गांधी जी पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, इसलिए उन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। इसके बाद 1931 में लंदन में एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी।
लेकिन गांधी जी उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से हिंदू समाज बट जाएगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर के विचारों से सहमत थी, इसलिए गांधी जी के विरोध के बावजूद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित अन्य माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। गांधी जी इससे काफी नाराज हो गए और विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिससे देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे और उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलने लगी। विरोध इतना बड़ा कि आखिरकार भीमराव अंबेडकर को 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ समझौते के तौर पर पूना पैक्ट साइन करना पड़ा, जिसके तहत दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इससे पहले ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड ने दलितों को अलग वोटर लिस्ट के साथ साथ 2 वोट का अधिकार दिया था, जिसके तहत एक दलित वोटर अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए एक अलग वोट देता था और साथ ही एक जनरल वोटर के रूप में भी वोट कर सकता था। हालांकि इस पूना पैक्ट में दलितों के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में रिजर्व्ड सीट्स की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया और सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुल सीट्स 18% कर दी गई। लेकिन फिर भी इस समझौते के लिए अंबेडकर की अपने ही समाज में काफी आलोचना हुई। चूंकि डॉक्टर B.R. अंबेडकर इकोनॉमिक्स में भी ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपनी रिकमेंडेशंस रखी, जिसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल बैंक की इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस पर इन डेप्थ एनालिसिस को पेश किया। उनके स्टडी को कमीशन ने बहुत सराहा और उनकी सिफारिशों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसे बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के रूप में कानूनी जामा पहनाया गया और 1 अप्रैल 1935 को RBI ऑपरेशनल हो गई। इस दौरान जब बाबा साहेब अंबेडकर समाज की बेहतरी के काम में लगे हुए थे, तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आ गया। 1935 में बीमारी के चलते उनकी पत्नी रमाबाई की मौत हो गई। रमाबाई की मृत्यु पर बाबा साहेब फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा था कि उन्हें मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। पत्नी की मौत के बाद वो काफी अकेले पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 15 सीटें जीती और उन्हें बॉम्बे से मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुना गया। यहाँ से सरकार के भीतर उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई। सरकार में रहते हुए उन्होंने वर्कर्स की हालत सुधारने के लिए कई काम किए। साल 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें 1942 में मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर के रूप में काम किया। इस पद पर रहते हुए अंबेडकर कई लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए। उन्होंने नवंबर 1942 में नई दिल्ली में आयोजित इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7th सेशन में वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया। ये देश भर के सभी वर्कर्स के लिए एक बहुत राहत भरा फैसला था। इस दौरान देश और दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते यूरोप की हालत खराब थी और इधर भारतीय नेताओं ने आजादी की लड़ाई छेड़कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ऐसे में देश को एक संविधान की जरूरत थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया गया और भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुनकर असेंबली में भेजा गया। यहाँ उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें 7 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी टीम के साथ 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन डीपली स्टडी किया और उनमें से अच्छे पॉइंट्स चुन चुनकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निकाले गए। इस संविधान को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जोरदार बहस हुआ करती थी और इस दौरान भीमराव अंबेडकर के तर्कों को सुनकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता था। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पर भारतीय संविधान में काफी जोर दिया और इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम मिले। अंबेडकर ने भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिजाइन किया, जहां स्टेट्स को ऑटोनॉमी हो लेकिन सेंटर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग रहे कि देश टुकड़ों में ना बंट सके। इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट की शक्तियां, गवर्नर सिस्टम, ये सब उनके बैलेंसिंग विजन का हिस्सा थे। उनकी कानूनी समझ, इंटेलेक्चुअलिटी एंड सोशल जस्टिस के प्रति सोच ने उन्हें आगे चलकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि भी दिलाई।
B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शामिल किए, जिनमें सबसे प्रमुख जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का प्रोविजन था, ताकि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने लेजिस्लेचर्स में उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एश्योर किया, ताकि उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 को भी ऐड किया गया, जिससे अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए संविधान को लिखा। चूंकि उस समय तक महिलाओं के लिए अधिकार न के बराबर थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के अधिकारों को भी जगह दी। उन्होंने महिलाओं को इक्वालिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बराबरी दिलाने के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसका रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या जेंडर कोई भी हो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स का फ्रेमवर्क लार्जली उनकी सोच से ही निकला। इस तरह वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का संविधान बनाने का काम 2 साल और 11 महीने में पूरा हो गया और 26 नवंबर 1949 को उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूवल मिल गया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, जिसे हर साल रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी का ही कमाल था कि जहां भारत ने आजाद होने के केवल 2.5 साल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो वही भारत से अलग हुए पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लग गए। इस तरह अंबेडकर ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देश के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल करने में भी उनका योगदान था। आजाद भारत की पहली सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ लॉ बनाए गए। 1951 में उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उनकी सरकार के साथ ज्यादा नहीं बनी और इसलिए इसी साल उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1952 में देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें अंबेडकर अपनी ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस की लहर के कारण उन्हें अपने ही पर्सनल असिस्टेंट रहे नारायण एस काजरोलकर से हार का सामना करना पड़ा। अंबेडकर के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी वो चौथे स्थान पर रहे। हालांकि इसके अगले ही साल वो राज्यसभा के जरिए फिर संसद पहुंच गए और अपने आखिरी समय तक वो इसी सदन का हिस्सा रहे। वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे। पहली पत्नी की मौत के कई साल बाद उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर नाम की एक ब्राह्मण महिला से शादी कर ली। उन्होंने 1935 में नासिक के येवला में एक जनसभा के दौरान कहा था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यही कारण था कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपनी दूसरी पत्नी और अपने लगभग 3 से 4 लाख फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। अंबेडकर को शुरू से ही किताबें पढ़ने का काफी शौक था। वो हर विषय पर किताबें पढ़ते थे। उन्हें 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस की समझ थी, जिनमें हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती भाषा शामिल थी। नॉलेज के प्रति इसी प्यास की वजह से उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी में दर्जनों किताबें लिखी, जिनमें उनकी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धामा थी। इस किताब को पूरा करने के महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। आज भी उनकी डेथ एनिवर्सरी को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। कभी दलित समाज से होने की वजह से समाज में भेदभाव का शिकार बने भीमराव अंबेडकर ने ऐसा इतिहास रचा कि आज जब किसी के सर पर लाठी की चोट पड़ती है या किसी के अधिकार छीने जाते हैं, तो सामने चाहे सरकार खुद क्यों ना हो, एक आम नागरिक के लिए संविधान और उसके अधिकार उसकी ढाल बनकर खड़े होते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंस्पिरेशनल लोगों की कहानी पसंद है, तो आपको दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की कहानी जरूर पसंद आएगी, जिनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से उन्हें द मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। उनकी पूरी कहानी जान